हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे थे और कुछ और पॉइंट्स हैं माइनर, लेकिन आगे हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए लेट मी जस्ट रेफर देम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो होता है, ब्लैक बॉडी से आने वाला जो रेडिएशन है उसको, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। वो तो हम बात कर चुके हैं, कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट की हमने बात की थी। तो और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम एक इंडिविजुअल एंटिटी के कारण प्रोड्यूस होता है, इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तक भी हो सकता है, लेट्स से। बट जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम जैसे होता है, जो उसके टेम्परेचर के कारण, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऐसे बोलना चाहिए, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस का मतलब इन प्रिंसिपल उसमें सारी वेवलेंथ्स या सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद होती हैं। ओके दिस, इसीलिए उसे कई बार कंप्लीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दिस से वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में आप जीरो से लेकर इन्फाइनाइट वेवलेंथ की तक की बात करें, वैसे जीरो से इन्फिनिटी मुझे डॉट 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 करके दिखाना चाहिए था, बट लेट मी गो विद दिस। ये तो लैम्डा सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स स्पेक्ट्रम में है, लेकिन सबका एनर्जी कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, वो सेकेंडरी पॉइंट है। बट इन प्रिंसिपल ब्लैक बॉडी से आने वाले स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ्स हो सकती हैं। और ये एक बहुत कॉमन वो नॉलेज है, स्कूल लेवल नॉलेज है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सारी वेवलेंथ मौजूद हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद हैं। बट डिफरेंस क्या है? स्मॉल वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और लार्ज वेवलेंथ का मतलब दिस। ओके दिस। और हम हमेशा इस तरह की बात करेंगे कि हम स्पेक्ट्रम में एक छोटी सी वेवलेंथ विंडो को देख रहे हैं। वेवलेंथ विंडो से मतलब है एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, और उससे एक थोड़े ऊपर की वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। डी लैम्डा कोई स्मॉल क्वांटिटी है, उसे आप विंडो का रिजोल्यूशन कह सकते हैं, विंडो का साइज कह सकते हैं दिस। लेकिन इसी विंडो को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कोई इसी सारे एनालिसिस को, माना मैं वेवलेंथ के टर्म में कर रहा हूँ, वो इसी सारे एनालिसिस को फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर सकता है। तो वो करस्पॉन्डिंगली कहेगा, अरे जो वेवलेंथ, जिस पर्टिकुलर रेंज के रेडिएशन की आप स्टडी इस समय कर रहे हैं, वो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू से लेकर न्यू माइनस डी न्यू के बीच है। माइनस क्यों है यहाँ? क्योंकि वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, उसी विंडो में फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी? डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू से लेकर न्यू माइनस डी न्यू, या अगर आप इसको न्यू कहें तो ये न्यू प्लस डी न्यू हो जाएगा। ओके, तो दिस, ये चीज़ आगे इंपॉर्टेंट भी होगी, ऑटोमेटिकली ये मैथमेटिकली हमारे पास आती भी है कि अगर वेवलेंथ के टर्म में हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में करस्पॉन्डिंग विंडो में जो है वेवलेंथ एक्चुअली डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ जाने में वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है, तो यहीं से यहीं जाने में वेवलेंथ के टर्म में आप कहेंगे कि ये वेवलेंथ हायर है और ये वेवलेंथ, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी हायर है और ये फ्रीक्वेंसी लोअर है। ओके, तो विंडो दिस। और फिर हमने जो एक टर्म डिफाइन किया था, मैं फिर पे इससे रिलेटेड एक आध फीचर्स बताना चाहूँगा ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन न रहे। ई लैम्डा डी लैम्डा को हमने डिफाइन किया था कि कोई ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी हमने मेंटेन कर रखी है, तो उसकी सरफेस से आने वाली एनर्जी को कैरेक्टराइज करने के लिए हम एक फैक्टर इस तरह का इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो फैक्टर केवल ई लैम्डा के टर्म्स में नहीं, उसको ई लैम्डा डी लैम्डा के टर्म में, मतलब डेफिनेशन में ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा की दे रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है, एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्रॉम यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ब्लैक बॉडी से आने वाली एनर्जी, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी फ्रॉम ब्लैक बॉडी, जो उससे इमिट हो रही है या जो रेडिएशन कैरी कर रहा है, उससे आने वाला रेडिएशन कैरी कर रहा है। ओके, लेकिन कौन सा वाला रेडिएशन? बाय रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ये जो विंडो है, ये विंडो आप यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, इसी विंडो की बात आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। विंडो की बात अलग अलग लोकेशन पर, मतलब किस लैम्डा वेवलेंथ के अराउंड ये विंडो लोकेटेड है। 100 एंगस्ट्रॉम पे, 100 से लेकर 101 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, कि 5000 से लेकर 5001 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक का जो रेडिएशन है, वो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, उसी फैक्टर को हम कह रहे हैं ई लैम्डा डी लैम्डा। ओके, तो ये डेफिनेशन है। बाकी इसी डेफिनेशन को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहेंगे तो कुछ वही चीज़, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ब्लैक बॉडी से जो आ रही है, इमिट हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की रेंज के टर्म में न्यू से लेकर न्यू माइनस डी न्यू, या आप इसे न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू भी कह सकते हैं। इसे आप न्यू कह रहे हैं और इसे न्यू प्लस डी न्यू। ओके दिस, सो ये तो दिस। अच्छा, ये जो सिंबल है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं इस सिंबल को ई लैम्डा यूज़ कर रहा हूँ। जिस सिंबल को मैंने यहाँ पे डी लैम्डा भी ड्रॉप कर दिया, डी लैम्डा हर जगह आप ला सकते हैं। ई लैम्डा को और करेक्टली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जिसका नाम है, वो एक्चुअली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ब्लैक बॉडी के लिए थर्मोडायनेमिक आर्गुमेंट से यही शो किया गया है, यही शो किया जा सकता है कि उसका जो रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है, रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये ई लैम्डा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, सिंपली। तो वो जो है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ओके दिस, तो हम पहले इसको स्टडी करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ये टेम्परेचर का फंक्शन किस प्रकार का होता है, एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं, और फिर थ्योरेटिकली हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है, मैं लिखूंगा ऐसे, लेकिन हमेशा हमारा मतलब ऐसा होगा। इसीलिए शायद ज़्यादा बेटर ऐसा लिखना होता, कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती हैं कि ई जो है इमिसिव पावर, अगर बोलें
किस वेवलेंथ पे और किस टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हैं। ओके, तो ई एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी, इस तरह से भी लिखते हैं कुछ। और फिर आप सिंबल कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कई बुक्स इसमें एफ सिंबल यूज़ करते हैं, बट ये सब सिंबल की बात हो रही है, ये कोई फिजिक्स नहीं है। बट पॉइंट ये है, आप अलग अलग सोर्सेज से अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब सिमिलर थिंग को रेफर करेंगे। ओके, दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं आगे एक और क्वांटिटी की बात करूँगा, एक सम फंक्शन यू, लैम्डा टी का एक फंक्शन जो कि बेसिकली एनर्जी डेंसिटी होगा, बट दैट आई विल कम टू एन पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये है, मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा, बट इसका असल मतलब ये होता है, आप इसे और बेटर ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बुक्स इस तरह से लिखते हैं, और हो सकता है कोई और सिंबल्स भी हों, तो अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से आप अपने आप को मैनिपुलेट करें। बट मीनिंग ये होगा, ई लैम्डा को अलग से डिफाइन करने के बजाय अभी मैंने ई लैम्डा डी लैम्डा को डिफाइन किया है। ई लैम्डा डी लैम्डा मुझे ये बताता है कि ये छोटी सी वेवलेंथ की जो विंडो है, इस विंडो के बीच का कुल मिला के जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से आ रहा है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, वो कितनी एनर्जी उस ब्लैक बॉडी से लेके आ रहा है मतलब ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही है कितनी एनर्जी। ओके, दस तो ये। और चाहे तो आप यहाँ से अब ई लैम्डा को भी अलग से डिफाइन करना चाहें तो केवल ई लैम्डा को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसको इस तरह सोचिए, ये जो डेफिनेशन थी इतनी बड़ी, इसको अगर आप डी लैम्डा से इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो डी लैम्डा से डिवाइड करने का मतलब, डी लैम्डा, अभी तक हम इस वेवलेंथ, इस विंडो की बात कर रहे थे, और इस विंडो की विड्थ है डी लैम्डा के बराबर। तो अगर आपने डी लैम्डा से भी डिवाइड कर दिया तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं पर यूनिट वेवलेंथ। एकांक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी इमिट हो रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एट वेवलेंथ लैम्डा, वो है ई लैम्डा। ओके, तो पर यूनिट वेवलेंथ बेसिकली डी लैम्डा से अगर आप डिवाइड कर दें, तो डी लैम्डा से डिवाइड करने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेडिएशन जितनी एनर्जी लेके आ रहा था, ये उसकी बात हो रही है, ई लैम्डा डी लैम्डा। और आपने डी लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो केवल ई लैम्डा बचा। लेकिन डी लैम्डा से डिवाइड करने का मतलब आप यूनिट वेवलेंथ पे, एक एक वेवलेंथ पे इंडिविजुअली देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू 55,000 वाला कितना ला रहा है, लैम्डा इक्वल टू 5000.0001 वाला कितना ला रहा है, लैम्डा इक्वल टू 5000.002 एंड सो ऑन। तो हर इंडिविजुअल वेवलेंथ पे आप बात कर सकते हैं। बट अगेन, एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट से अगर देखें तो आप हमेशा इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, अगर आप अभी एक्सपेरिमेंट के लिहाज से भी सोचें, स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आपका नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ विड्थ उसकी ज़रूर होगी। तो इसलिए हम विड्थ, डी लैम्डा विड्थ है विंडो की, उसके टर्म में इस फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो दिस, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, ई लैम्डा डी लैम्डा के बजाय आप इसी चीज़ को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी वो होगी ई न्यू डी न्यू। ई न्यू को आप सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह की डेफिनेशन बनेगी, ई न्यू डी न्यू की, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम ब्लैक बॉडी इमिटेड या कैरिड बाय रेडिएशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। आप न्यू टू न्यू माइनस डी न्यू भी लिख सकते हैं, या न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू और उसके अगल बगल एक छोटी सी विंडो, डी न्यू साइज़ की विंडो। ओके, दिस तो दिस। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ई लैम्डा बराबर ई नहीं होगा, न्यू नहीं होगा। नहीं से पहले तो ये समझिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माना ई लैम्डा का आपने कोई एक्सप्रेशन निकाला, लैम्डा के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन निकाला, से मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन से ई लैम्डा आपने किसी केस में 1/λ² निकाला, माना किसी कैलकुलेशन से, तो फिर आप यहाँ ये आइडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, अरे कि न्यू और लैम्डा के बीच का रिलेशन तो ये होता है, न्यू लैम्डा बराबर सी होता है, तो मैं 1/λ की जगह मैं यहाँ से न्यू अपॉन सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ओके, दिस यही होगा, हाँ ठीक है, न्यू अपॉन सी, तो 1/λ² की जगह न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैथमेटिकली ये आप कोई गलत नहीं किया, अगर ई लैम्डा बराबर 1/λ² है तो आप इसे न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ई न्यू का एक्सप्रेशन नहीं होगा कि हाँ उसी चीज़ को, जिस चीज़ की बात हम लैम्डा के टर्म में बात कर रहे थे, उसी चीज़ की अब हम न्यू के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये ई न्यू होगा, ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअली जो इक्विवेलेंस जब इस्टेब्लिश करनी होगी, तो आपको इक्विवेलेंस इस तरह से इस्टेब्लिश करनी होगी, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ई न्यू डी न्यू, क्योंकि ई लैम्डा डी लैम्डा भी इस विंडो के अंदर की एनर्जी को स्पेसिफाई कर रहा है, और ई न्यू डी न्यू इसी विंडो के अंदर की एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में स्पेसिफाई कर रहा है। तो जो आपको इक्विवेलेंस करनी होगी, लेट मी डू दिस एग्जांपल हियर, लेट मी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन। माना किसी केस में बड़ी कैलकुलेशन करके आपका ई लैम्डा एक्जैक्टली 1/λ² बना, वैसे ऐसा कहीं नहीं बनेगा मान ले, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, माना ई लैम्डा बराबर 1/λ² बना, तो ई लैम्डा डी लैम्डा होगा 1/λ² इंटू डी लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन होता है न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ओके, रेडिएशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट सी। तो यहाँ से आप 1/λ की अगर वैल्यू निकालें तो ये न्यू अपॉन सी इक्वल टू 1/λ। तो इसको आप सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करें तो ई लैम्डा जो कि 1/λ² था, ये बन जाएगा 1/λ के बाद न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन आप इसे ये नहीं कहेंगे कि ये ई न्यू की वैल्यू है,
मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वेवलेंथ के टर्म में, और ये वाला टर्म स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इक्विवेलेंस है वो ई लैम्डा का एक्सप्रेशन को आप सीधे सीधे ई न्यू के उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो इक्विवेलेंस है वो यहाँ से आएगी। क्यों आएगी आप इसको ध्यान कीजिए। ई लैम्डा डी लैम्डा की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ पूरी विंडो के कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, तो उस विंडो को आपने वेवलेंथ के टर्म में डिस्क्राइब किया तो वो एनर्जी कैरिड ई लैम्डा डी लैम्डा आपने लिखी। उसी विंडो को अगर आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैरेक्टराइज किया तो एनर्जी कैरिड भी ई न्यू डी न्यू। तो चाहे आप वेवलेंथ के टर्म में कैरेक्टराइजेशन करें चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एनर्जी जो उस विंडो रेंज की जो रेडिएशन है उसके द्वारा एनर्जी कैरिड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो तो सेम होगी, इसलिए इक्विवेलेंस ही होगा। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है वो आप ये देखिए। तो हमें ये करना है ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर होगा ई न्यू डी न्यू। तो ई न्यू की अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ई न्यू की वैल्यू ऐसे करके नहीं निकलेगी, ये गलत है। ई न्यू की वैल्यू आप निकालेंगे इस एक्सप्रेशन की मदद से। इस एक्सप्रेशन की मदद से मतलब क्या है मेरा, ई लैम्डा का एक्सप्रेशन है आपके पास 1/λ²। बाकी मैंने अभी कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब ये वाला रिलेशन यहाँ इस्तेमाल करो, 1/λ की जगह आप न्यू अपॉन सी रख सकते हैं, तो न्यू² का फैक्टर तो ये आया। लेकिन ये जो डिफरेंशियल ऑफ लैम्डा है, डी ऑफ लैम्डा है, यहाँ भी डिफरेंशियल ऑफ न्यू अपॉन सी आपको लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल ऑफ न्यू अपॉन सी। ओके, सो ये कितना हो गया, ई न्यू टी न्यू। ओके दिस, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन रहा है, सी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर आ गया, तो न्यू² डी न्यू इज इक्वल टू ई न्यू डी न्यू। ओके, तो अब आप ई न्यू की वैल्यू को यहाँ से रीड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने जल्दीबाजी में कोई गलती ना की हो। लेट मी जस्ट चेक वन थिंग, 1/λ² एंड डी ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, माई मिस्टेक, सॉरी 1/λ² की जगह तो न्यू²/c² आएगा, बट डी ऑफ लैम्डा की जगह c/न्यू आएगा, सॉरी c/न्यू। लैम्डा न्यूमरेटर में है, यहाँ तो डिनोमिनेटर में था इसलिए ऐसे, यहाँ ये न्यूमरेटर में ही है लैम्डा, डिफरेंशियल ऑफ लैम्डा, तो ये c/न्यू। और राइट हैंड साइड में इससे आप ई न्यू डी न्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसको इस तरह सोचें। तो अब आप यहाँ पहले तो इस c को आप बाहर ले लें, तो न्यू²/c² पहले से था, एक c का फैक्टर डिफरेंशियल से बाहर आया, आपके पास डिफरेंशियल बचा 1/न्यू का इक्वल टू ई न्यू डी न्यू। सी से एक पावर कैंसिल, न्यू²/c का फैक्टर तो बाहर हो गया, और डिफरेंशियल ऑफ 1/न्यू कितना होगा, 1/न्यू² टाइम्स डी न्यू। डिफरेंशियल ऑफ 1/x आपको कहीं पे निकालना होता है, आप कहीं पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1/x बराबर y वगैरह कुछ रखते हैं, तो डिफरेंशियल ऑफ 1/x निकालते हैं तो -1/x² का फैक्टर आता है, -1/x² और फिर डिफरेंशियल ऑफ x। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा है, ये माइनस साइन का ओरिजिन एक्चुअली यही है। ये वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो करस्पॉन्डिंगली विंडो में फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होंगी, डिक्रीज। तो अगर लैम्डा, हमने हमारे स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में डी लैम्डा था, तो डी लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में डी न्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो दूसरा एडिशनल माइनस साइन आता है वो नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें केवल ई न्यू के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, इसलिए वो बाई हैंड उस नेगेटिव साइन को अगर हम सप्रेस कर दें तो अब आप इक्वेशन के दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं। डी न्यू के अलावा जितना पार्ट है इक्वेशन के दोनों साइड वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो अब क्या आप देखेंगे, जैसे ये न्यू² से न्यू² कैंसिल हो गया, सिंपली कितना बच रहा है, ई न्यू बराबर 1/c। आप ऐसे नाइवली सीधे करते कि हाँ ई लैम्डा का मेरा एक्सप्रेशन है लैम्डा के टर्म में, मैं लैम्डा को इस रिलेशन की मदद से फ्रीक्वेंसी का टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरा ई न्यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा। नो, जो आपको ई न्यू का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, बट ई न्यू का एक्सप्रेशन आप इस तरह के रिलेशन से निकालेंगे। उसका रीज़न ये है, ये एनर्जी की अमाउंट को बता रहा है, तो एनर्जी की अमाउंट चाहे वेवलेंथ के टर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। आप एक विंडो की बात कर रहे हैं तो विंडो की विड्थ वेवलेंथ के टर्म में डी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म में डी न्यू। ओके, और वो जो माइनस साइन जो होता है मैथमेटिकली, जो मैं आपको कह रहा था, ये माइनस साइन इस तरह के एक्सप्रेशन में हमेशा आएगा, बट उस माइनस साइन को फिर आप सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि वेवलेंथ के टर्म्स में अगर ये विंडो की विड्थ पॉजिटिव है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में उसी विंडो की विड्थ क्या है, नेगेटिव है। बस ये इतना इंडिकेट कर रहा है, तो उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे आगे से कि नाइवली सीधे ऐसा नहीं करना है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, इसलिए ये रॉन्ग है, मैंने इसके दोनों साइड क्रॉस लगा रखे हैं, ये रॉन्ग कि ई लैम्डा के एक्सप्रेशन को सीधे ई न्यू के एक्सप्रेशन में इक्वल कर दें। नो,
ये इक्वालिटी यहाँ इस्टेब्लिश होगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, आगे हम इस चीज़ को बार बार करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे नोशन है हमारे पास, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो एक्चुअली हम वहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टडी करके कैविटी रेडिएशन स्टडी करते हैं। अब ये क्या नोशन है, अभी तक ब्लैक बॉडी का नोशन हमारा कुछ ऐसा था, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने डेफिनेशन नहीं दी थी, हम उस पर कोई भी रेडिएशन डालें किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का, उसे वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सन जो है वो एक ब्लैक बॉडी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है। इनफैक्ट वैसे मैंने क्लियर भी किया था सन की सरफेस। तो अभी तक हम ब्लैक बॉडी ये सोच रहे हैं अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, तो रेडिएशन हम उसकी सरफेस पे डाल रहे हैं। तो कोई भी, माना इस ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक बॉडी कह रहा हूँ, तो असल में आशय हमारा है इसकी सरफेस से, ये इसकी सरफेस एक ब्लैक बॉडी की तरह है। और फिर जो हम ये स्टडी की बात कर रहे हैं कि हम ई लैम्डा को एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे, तो बेसिकली हमने इस ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर टी तक हॉट किया, गर्म किया उस टेम्परेचर टी तक, वो टेम्परेचर टी कांस्टेंट मेंटेन करके रखा, और फिर हम देख रहे हैं इसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है किसी पर्टिकुलर विंडो में। ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम सोच रहे हैं कि हाँ ब्लैक बॉडी। लेकिन एक्चुअली लैब में एटलीस्ट इनिशियल डेज में जब ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से भी देखें, ब्लैक बॉडी के लिए हम एक बड़ी ट्रिक यूज़ करते हैं। मैं इसे ट्रिक कहूँगा, मैं सीधे आपको वो देता हूँ। माना आपके पास कोई एक हॉलो कैविटी है, आप सोचिए कोई बॉल जैसी वो है, जैसे फुटबॉल होती है, लेकिन सोचिए मेटल की, कोई ज़रूरी नहीं मेटल की हो, वैसे भी हम ये थर्मोडायनेमिक आर्गुमेंट से ये शो किया जा सकता है, जिसको मैं पीछे बात कर चुका हूँ। ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, किस मटेरियल की बना है, केवल वो डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर पे। तो ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ बनाई है, इसको इस तरह सोचिए, आपके पास कोई हॉलो कैविटी है, और कोई जरूरी नहीं है वो हॉलो कैविटी स्फेरिकल शेप की हो, वो हॉलो कैविटी आपकी ऐसी भी हो सकती है, डब्बे जैसी भी हो सकती है, ऐसे कोई भी इनक्लोजर, अंदर से खोखला है जो। अब ये जो खोखली जो ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर आप एक कहीं पे एक छोटा सी होल कर दें, माना यहाँ पे मैंने इसमें एक छोटा सी होल कर दिया इस कैविटी में, और ऐसे ही माना इस वाले डब्बे में एक छोटा सी होल कर दिया। और एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट माना ये मेटल के बॉक्सेस हैं, मेटल की बॉल टाइप की थी, हॉलो बॉल, उसमें एक होल कर दिया एक जगह पे, मेटल का कोई डब्बा जैसा था कंटेनर, उसमें एक जगह पे एक होल कर दिया। और इस ऑब्जेक्ट की अंदर की सरफेस को अगर आप ब्लैक पेंट या बेसिकली ओल्ड डेज में इसको, जिसे हम सूट कहते हैं, जो जैसे मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसके कारण जो कालिख जमती है, तो उसको अगर यहाँ अंदर पेंट कर दें, तो ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अभी मैं इसमें और क्लैरिफिकेशन दूंगा। ये देखो हो क्या रहा है, अगर हमने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन केवल ये दी है, हमने उसकी शेप साइज़ के बारे में कोई बात नहीं की, हमने कहा ब्लैक बॉडी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अपने पे पड़ने वाले रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हो। तो अब आप इस सिनेरियो को देखिए, मैं इसके लिए बताता हूँ, वही चीज़ यहाँ भी होल्ड करेगी। माना इस ऑब्जेक्ट पे कि इस होल पे आपने कोई रेडिएशन डाला, माना इस डायरेक्शन से डाला, तो इस होल से अगर वो रेडिएशन यहाँ अंदर एंटर किया, ये अंदर हॉलो कैविटी है, फिर वो इस कैविटी की वॉल पे टकराया, यहाँ पे टकराया दीवार पे, तो क्योंकि अंदर आपने ब्लैक पेंट कर रखा है, ब्लैक कलर की कोई ऑब्जेक्ट, ब्लैक से हमारा तात्पर्य यह है ऐसा मटेरियल जो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक 100% एब्जॉर्ब नहीं करता है, पर ब्लैक बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, माना सारी वेवलेंथ्स को हम मान लें। तो आपने जो ये रेडिएशन डाला, माना यहाँ पे उसका 80% एब्जॉर्प्शन हो गया, आपने 100 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन डाला। अब मैं यूनिट्स को यहाँ पे ज़्यादा नहीं वो करना चाहूँगा, बट क्वालिटेटिवली अगर आपने 100 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन डाला, 80% अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, तो केवल 20%, और ये 20% कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर कैविटी के अंदर ही दूसरे पॉइंट पे टकराएगा। और यहाँ भी आपने ब्लैक कोटिंग कर रखी है, तो यहाँ भी इस 20% का माना फिर से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 80% है, तो उसमें से 16 एब्जॉर्ब हो जाएगा, केवल 4 रिफ्लेक्ट होगा। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ होते रहेंगे, और हर रिफ्लेक्शन पे 80% अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो देर सवेर ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा रेडिएशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिहाज से अगर इस होल पे कोई रेडिएशन जाता है, तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने की ट्रिक हमने जो भी अपनाई हो, लेकिन हमारा काम तो हो गया, इस होल पे पड़ने वाला रेडिएशन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है दिस। तो आप दूसरी डायरेक्शन में भी ट्राई कर सकते हैं, माना आप यहाँ डाला रेडिएशन, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर इधर इधर, ग्रेजुअली बेसिकली आपने उस रेडिएशन को अंदर ट्रैप कर दिया है, इसीलिए मैं इसे ट्रिक कह रहा हूँ। लेकिन ये हमारी उस डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली ये पूरी ऑब्जेक्ट को आप ब्लैक बॉडी नहीं कहेंगे, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी की वर्किंग के लिए पार्ट जरूरी है, पर जो हमने डेफिनेशन दिया है उसको अगर आप देखें, तो उसके हिसाब से केवल ये जो होल है ये ब्लैक बॉडी है, क्योंकि इस होल पे जो रेडिएशन जाता है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। ट्रिक जो भी हो एब्जॉर्ब करने की, पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये दिस, तो इसीलिए ये होल जो है ये ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर सकता है।
तो लैब में इनिशियल डेज में और अभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इस तरह की अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, एक छोटा सी किसी कैविटी में अगर एक छोटा सी होल आप ले लें, कोई भट्टी है पूरी तरफ से बंद है और उसमें कहीं पे एक छोटी सी ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग पे आप कोई रेडिएशन डालेंगे तो उसे तो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर देगा। लेकिन अंदर वो भट्टी अगर उसका कांस्टेंट टेम्परेचर T है, गर्म है, गर्म होना जरूरी नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं, बट लेट्स से हॉट, अंदर हॉट है, तो फिर अंदर जो आग उसमें जल रही है, जो वो है प्रोसेसेस हैं, उसके कारण उसके अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस होल से बाहर आ सकता है, आएगा ही। अगर किसी कैविटी में अंदर आग जल रही है, भट्टी सोचिए, ये भट्टी है, अंदर आग जल रही है, इसमें आग जलने का मतलब है इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर पे है, बाहर से हम कोई रेडिएशन डाल रहे हैं, उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर दे रहा है ये होल, तो ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इस होल से कुछ रेडिएशन बाहर भी आ रहा है। जब भट्टी के अंदर आग जल रही है टेम्परेचर T पे, डिपेंडिंग ऑन कितनी हॉट वो भट्टी है, यहाँ से कुछ रेडिएशन निकल रहा है, यही है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ये ट्रिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लैब में जो ब्लैक बॉडी है उसके एक्सपेरिमेंट्स इनिशियल डेज में इसी तरह से किए गए। बेसिकली लैब में ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, एक हॉलो कैविटी लो, और कोई जरूरी नहीं है कैविटी ऐसी ले, कैविटी आप ऐसी भी ले सकते हैं, बट इस वाली कैविटी का एक एडवांटेज ये होता है कि इसकी वॉल्स स्फेरिकल होने के कारण इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि कोई रेडिएशन अगर हमने इसमें में डाला तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, एक दो रिफ्लेक्शन के बाद फिर इस होल से बाहर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट की एजेस स्ट्रेट होती हैं तो कुछ हद तक चांस ये बना रहता है कि इस पर अगर कोई रेडिएशन टकराए, माना आप ये सोचिए आपने लो एंगल पे इस पर एक रेडिएशन डाला, ये यहाँ, और ये अगर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ये आ गया तो ये बाहर आ सकता है, तो इसने 100% एब्जॉर्प्शन इसका नहीं किया, तो उसको अवॉइड करने के लिए यूजुअली इसकी शेप को ऐसा लिया जाता है। बल्कि बाद में लोगों ने इसकी शेप को थोड़ा और रिफॉर्म किया, इसकी शेप को लोगों ने एक्चुअली ऐसा किया, ये जो ओरिजिनल ये था, इसके होल के सामने वाला जो थिक पोर्शन था वहाँ एक कोनिकल शार्प शेप लगा दी उन्होंने, तो एक्चुअल शेप ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरीके की है, समथिंग लाइक दिस। ये छोटा सी होल है, बाकी ये स्फेरिकल कैविटी है, लेकिन ठीक होल के सामने जो है ये एक इस तरह का कोनिकल स्ट्रक्चर बना रखा है। इस कोनिकल स्ट्रक्चर को बनाने का नोशन ये है, अगर इस होल पे माना इस डायरेक्शन में भी रेडिएशन आए ऐसे, अगर ये इस टिप के अलावा थोड़ा नीचे पे भी अगर स्ट्राइक करेगा तो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाएगा। अगर ये पार्ट स्ट्रेट होता, स्ट्रेट मतलब ये वाला पार्ट होता, तो लगभग ये रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस जाता। होल अगर ये थोड़ा भी बड़ा है तो वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी आ सकता था। लेकिन इस तरह का जब हम इसमें ये बनाते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो रे है, ये अगर इस कोन की जो नोक है इससे थोड़ा ऊपर या नीचे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में जाएगी ये, और उसके बाद ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, समथिंग लाइक दिस, और ग्रेजुअली ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ भी आप मैथमेटिकली एक प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हो सकता है जो रेडिएशन हमने बाहर से डाला वो ठीक इस कोन के एपेक्स पे उसने इसको स्ट्राइक किया, कोन के वर्टेक्स पे स्ट्राइक किया, तो उस केस में वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। लेकिन अगर कोन को आप बहुत ज़्यादा शार्प बनाएं तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपने अगर कोई रेडिएशन डाला तो वो टकरा के वापस आएगा। उसके लिए आपको बहुत स्पेशल कंडीशंस चाहिए होंगी, रेडिएशन आपको बिल्कुल ऐसे भेजना पड़ेगा ताकि वो इसकी नोक पे टकराए और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। तो और उस चीज़ के होने का चांस बहुत कम है। और बाकी डायरेक्शन में अगर आप रेडिएशन डालेंगे, परपेंडिकुलर के अलावा थोड़ा भी एंगल पर अगर आपने रेडिएशन डाला तो वो नोक से नहीं टकराएगा, और नोक से नहीं टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होकर कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो ये लोगों ने ट्रिक अडॉप्ट की दिस। तो ये, लेकिन इसका मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, ये केवल थ्योरेटिकल और उसकी बात नहीं है। इश्यू ये है कि इस चीज़ को हम लैब में स्टडी कर सकते हैं, और ये तो एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट हुआ, लेकिन आगे जब हम इसको थ्योरेटिकली इसमें मॉडल्स डेवलप करेंगे, प्लैंक थ्योरी और उसकी बात करेंगे, तभी भी हम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की नहीं। यहाँ पे अब हम एक नया नोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये सन या कोई और ऑब्जेक्ट है, वो ब्लैक बॉडी ठीक है, लेकिन लैब में ब्लैक बॉडी के लिए बेसिकली आपको एक हॉलो कैविटी चाहिए। वैसे तो किसी भी शेप की हो सकती है, बट इस तरह की शेप ज़्यादा यूज़फुल होती है। उसमें कहीं पे एक अगर होल है तो इस होल से बाहर आने वाला रेडिएशन ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। ये होल एक ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, तो अंदर की जो भी एक्टिविटी हो रही है, भट्टी अंदर से गर्म है, तो उसके कारण इस होल से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है वही क्या है, ब्लैक बॉडी। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, इस चीज़ को मैं कंफ्यूज ना करें, ये पूरी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, ये जो केवल इसमें होल जैसी ओपनिंग है ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस होल से जो रेडिएशन बाहर आपको आता हुआ दिखेगा, आपको अपनी आंख से देख रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, वही क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, दिस कैविटी को थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर T पे मेंटेन कर रखा है, तो ये स्मॉल होल जो है दैट विल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। अच्छा, अब यहाँ हम एक नोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी का।
ये जो कैविटी है इसके अंदर अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम की कल्पना करें, एक छोटा सी 1 by 1 साइज़ का एक क्यूब, कोई जरूरत नहीं है क्यूब हो, यूनिट वॉल्यूम मुझे चाहिए। इस कैविटी के अंदर आप कहीं पे अगर एक यूनिट वॉल्यूम की कल्पना करें तो उस यूनिट वॉल्यूम के इस कैविटी के अंदर रेडिएशन मौजूद है। रेडिएशन कैसे? कैविटी जब गर्म है, टेम्परेचर टी पे है, तो उसकी वॉल से रेडिएशन इमिट हो रहा है। ये बाहर वाले रेडिएशन से कोई मतलब नहीं, हो सकता है बाहर से कोई रेडिएशन ना आ रहा हो, लेकिन अब वॉल्स जब गर्म होती हैं तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी एंटिटी हैं वो एक्साइट होकर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। रेडिएशन तो इसमें, और जब वो रेडिएशन वॉल्स पे स्ट्राइक करता है तो दूसरी तरफ एब्जॉर्ब भी होता है। तो इस कैविटी में हर डायरेक्शन में रेडिएशन मूव कर रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी एक छोटा सा वॉल्यूम लें तो उस वॉल्यूम के अंदर किसी भी समय कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन मौजूद है और रेडिएशन एनर्जी कैरी करता है। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इस कैविटी के अंदर हम एक एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, यू लैम्डा एनर्जी डेंसिटी है। और यू लैम्डा की डेफिनेशन अगेन मैं सीधे यू लैम्डा की डेफिनेशन नहीं दूंगा, डेफिनेशन में यू लैम्डा डी लैम्डा के टर्म में दे रहा हूँ। वो डिफाइन हम इस तरह से कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस कैविटी के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड कैविटी के अंदर कैरिड बाय रेडिएशन। लेकिन कौन सी एनर्जी? सारी रेडिएशन की नहीं, केवल वो रेडिएशन जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच का है। इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके पास सारी वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे, अल्ट्रा गामा रेज भी, अल्ट्रा वायलेट भी, विजिबल भी, इंफ्रारेड भी, फार इंफ्रारेड भी। पर अगर आप इस क्वांटिटी को रेड लाइट के लिए कैलकुलेट, रेड के अबाउट एक छोटी विंडो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस बॉक्स के अंदर के बाकी रेडिएशन के कंपोनेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। केवल इस वॉल्यूम के अंदर जो रेड वाला कंपोनेंट है, रेड वाली वेवलेंथ विंडो का वाला जो कंपोनेंट है, वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, केवल वो नंबर। तो यू लैम्डा डी लैम्डा, ओके, सारी एनर्जी नहीं है, ये केवल लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक का जो रेडिएशन इस कैविटी के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी कैरी करता है उसी को हम कह रहे हैं यू लैम्डा, ओके। तो ये है एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, बल्कि इसे सही नाम इसका होगा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, ओके। और ये थर्मोडायनेमिक्स के आर्गुमेंट से अगेन ये शो किया जा सकता है, इस तरह की कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे यू लैम्डा की वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिट वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिया और यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे लिया और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तो यहाँ के लिए यू लैम्डा और यहाँ के यू लैम्डा में डिफरेंस होगा, नहीं। अगेन इसका जो प्रूफ किया जाता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से किया जाता है कि अगर ऐसा हो कि यहाँ का यू लैम्डा और यहाँ का यू लैम्डा अलग हो तो हम सेकंड लॉ को वॉयलेट करने वाला इंजन बना सकते हैं। तो और सेकंड लॉ का वॉयलेशन तो होता नहीं है, तो इसका मतलब यू लैम्डा पूरी कैविटी के अंदर क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी डेंसिटी, जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो सेम। लेकिन मैं इस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? हमें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करना है, ये जो इस होल से बाहर जो रेडिएशन आता है, मुझे तो इसके लिए ई लैम्डा या ई लैम्डा डी लैम्डा की स्टडी करनी है। मैं यहाँ आपको यू लैम्डा की बताने लग रहा हूँ। इसका रीज़न एक्चुअली ये है, रीज़न बताने से पहले अगेन यू लैम्डा जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जिसे आप कह सकते हैं, कैविटी के अंदर मौजूद रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली वो, ठीक है। लेकिन सारे रेडिएशन की नहीं, एक टाइम पे हम एक छोटी विंडो के रेडिएशन की डेंसिटी देख रहे हैं, केवल लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो उसको मैं, जिसको मैं सिंपली यू लैम्डा लिख रहा हूँ, अगेन टेक्निकली इसे यू लैम्डा फंक्शन ऑफ टी लिखना चाहिए या यू फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, जैसे ई में था, या इसको कुछ बुक्स आई भी लिखती हैं, ये इंटेंसिटी से आपसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, आई लैम्डा टी, या कोई और सिंबल भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन कौन से सोर्स से आप पढ़ रहे हैं ये। लेकिन मैं क्यों यू को मैं यहाँ पे पिक्चर में लेके आया, क्यों मैंने इस यू की बात की? एक्चुअली यू और ई, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के बीच एक बहुत सिंपल रिलेशन होता है। ये एक कांस्टेंट का फैक्टर होता है, c/4 का एक फैक्टर। यू लैम्डा को अगर c/4 से मल्टीप्लाई कर दें, एनर्जी डेंसिटी कैविटी के अंदर, यहाँ अंदर अगर हमने यू लैम्डा माना कैलकुलेट कर लिया तो उसको अगर मैं c/4 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ई लैम्डा मिल जाएगा। हमें एक्चुअल स्टडी ई लैम्डा की करनी है, लेकिन थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, पहले हम यू लैम्डा निकालेंगे, कैविटी के अंदर जो एनर्जी की डेंसिटी है उसको निकालेंगे और उसको c/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस, ओके दिस। और इनिशियली तो हम जब क्वालिटेटिवली ग्राफ्स वगैरह की स्टडी करेंगे, अगर आपको यू लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, या ई लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, तो दोनों ग्राफ की शेप एक जैसी होगी। शेप एक जैसी क्यों होगी? इस और इस फंक्शन के बीच अगर आप इन्हें फंक्शंस सोचें, फंक्शंस ऑफ लैम्डा सोचें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये दोनों फंक्शंस में केवल एक कांस्टेंट का फर्क है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, माना किसी चीज़ का ग्राफ ऐसा आ रहा है, माना कोई ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हर पॉइंट पे वैल्यू ये दुगनी दुगनी दुगनी, जनरल शेप ऑफ ग्राफ तो ऐसी रहेगी, जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। अब मैक्सिमम की हाइट दुगनी हो गई, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम का दुगना कम,
ओके, तो जनरल शेप पे तो यही चीज़ है, तो इसीलिए मैं स्टडी इसकी भी कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ। ओके, तो लेकिन जब आप यू लैम्डा की स्टडी कर रहे हैं तो आप कैविटी के अंदर के रेडिएशन की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए इनिशियली मेरे लिए दो अलग अलग शब्द थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस होल के टर्म्स में आप सोचें, इस होल से बाहर जो रेडिएशन आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ई लैम्डा, और इस कैविटी के अंदर जो इक्विलिब्रियम में रेडिएशन एस्टैब्लिश्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है यू लैम्डा। लेकिन दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, दोनों में एक कांस्टेंट का फ़र्क है, तो इसलिए दोनों टर्म्स सिनोनिमसली भी यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए बहुत सारे सिनोनिमस शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं, टेम्परेचर के कारण इमिट कर रहा है, ठीक है। कैविटी रेडिएशन भी कहते हैं, फिर उसके स्पेक्ट्रम को आप कंप्लीट स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो ये कई सिनोनिमस शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बट ये मैंने इसलिए इस पर्पज़ के लिए किया क्योंकि जब हम थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स करेंगे हम बेसिकली यू लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, और यू लैम्डा को एक कांस्टेंट के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ई लैम्डा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी हिंट करना चाहूँगा, ये इस तरह का फैक्टर क्यों आता है। अभी आप बाई 4 के फैक्टर को भूल जाइए, यू लैम्डा डेंसिटी है, एनर्जी की डेंसिटी है, एनर्जी की डेंसिटी, और ये कितनी एनर्जी यूनिट एरिया से आ रही है, यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जो एनर्जी आ रही है वो है ये। ओके, यूनिट वॉल्यूम के अंदर की एनर्जी, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी, वेवलेंथ रेंज लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस तरह का ये छोटी क्लासों में आप सवाल करते हैं, कोई पाइप है, ठीक है, और पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और पानी की डेंसिटी रो है, तो 1 सेकंड में ये पानी जहाँ पे से इस नल का लास्ट हिस्सा है, पाइप का लास्ट हिस्सा है, वहाँ से 1 सेकंड में बर्तन में कितना पानी कलेक्ट होगा। 1 सेकंड में पानी जो कलेक्ट होने वाली मात्रा है वो फ्लक्स है, वो इस तरह की चीज़ है। माना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी है, वैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ए भी ले सकते हैं, फिर ए से डिवाइड करना पड़ेगा। माना पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी मात्रा आ रही है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, यहाँ हम एनर्जी की बात करते हैं, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला। ओके, अगर पानी की डेंसिटी रो है और पानी की वेलोसिटी वी है, तो आप जानते हैं ये जो फ्लक्स की मात्रा होती है ये होती है वी इंटू रो। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए यूनिटी के बराबर है, ये एरिया यूनिटी के बराबर है, तो ये आप छोटी क्लासों से जानते हैं, तो ये वही फैक्टर तो है, वी इंटू डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 का फैक्टर क्यों आता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 का फैक्टर को आपको 2 अलग अलग हाफ के फैक्टर्स की तरह सोचना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत इजीली इसे कर सकते हैं, ये इस्टेब्लिश करना टफ नहीं है, ये इसी तरह का रिलेशन है। लेकिन ये 2 हाफ के फैक्टर क्यों आते हैं, क्योंकि रेडिएशन की जब आप बात कर रहे हैं कैविटी की, तो किसी डायरेक्शन में अगर रेडिएशन जा रहा है तो कैविटी के अंदर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी रेडिएशन ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये अगर आपने यूनिट वॉल्यूम लिया तो हर एक रेडिएशन जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा होगा। तो हम केवल जब इमिसिव पावर को देख रहे हैं, माना इस सरफेस से आप देख रहे हैं कि इस सरफेस से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, तो वो केवल इस वाले कंपोनेंट के कारण है, जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसके कारण इमिसिव पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी में दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपली ऐसे सोचिए, केवल ये 2 एरोज देखिए, एनर्जी डेंसिटी में तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इस डब्बे के अंदर कितनी एनर्जी है उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। एनर्जी डेंसिटी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर इन्हें कहूँ, फॉरवर्ड कंपोनेंट और बैकवर्ड कंपोनेंट दोनों एनर्जी डेंसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर अगर जब आप इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, ये आपका होल है, कैविटी के लास्ट में ये होल बन रखा है, तो होल से बाहर आने वाली एनर्जी इमिसिव पावर देख रहे हैं तो वो केवल इस वाले के करस्पॉन्डिंग होगी। तो एनर्जी डेंसिटी में एक हाफ का फैक्टर तो इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ये बैकवर्ड वाला रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी में तो कंट्रीब्यूट करता है बट इमिसिव पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो हाफ का फैक्टर वेरी रफली नहीं, इसी कारण से आता है। और दूसरा हाफ का फैक्टर जो आता है, एक्चुअली अगर आप इसको यूनिट वॉल्यूम सोच रहे हैं उस डब्बे, उस कैविटी के अंदर कहीं पे, तो इसमें रेडिएशन सारी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसे भी। अब मैं केवल इमिटेड रेडिएशन को भी दिखाऊं तो इमिटेड रेडिएशन ऐसे भी जा रहा है और कुछ ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। ओके, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जो रेडिएशन है इसके करस्पॉन्डिंग आप इंटेंसिटी, आउटगोइंग इंटेंसिटी को कंप्यूट करने के लिए वहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर आता है। अलग अलग एंगल्स हैं तो वो एंगल का जो फैक्टर है उसको मैथमेटिकली जब हम इंक्लूड करते हैं तो वहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर आता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का अगर आप सारी डायरेक्शंस के ऊपर एवरेज लें, सारी डायरेक्शंस के ऊपर मतलब सारी फॉरवर्ड डायरेक्शंस के ऊपर, बैकवर्ड को तो हम पहले ही ओमिट कर चुके हैं, बैकवर्ड को ओमिट करने के लिए हम एक हाफ का फैक्टर ले आए क्योंकि बैकवर्ड रेडिएशन कंट्रीब्यूट नहीं करता। बट इस डायरेक्शन को भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं और इस डायरेक्शन को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं और इस डायरेक्शन को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं। तो ये जो अलग अलग फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले इमिशंस हैं लेकिन इनके एंगल अलग अलग हैं, तो इनका जब हम एवरेजिंग करते हैं तो वहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर आता है और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज अगर आप इस साइकिल के ऊपर लेते हैं तो वहाँ से आपको ये हाफ का दूसरा फैक्टर मिलता है। तो मैंने क्वालिटेटिवली वैसे आप समझ गए होंगे कि एनर्जी डेंसिटी और
इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के बीच का जो फैक्टर है वो उसमें c वेलोसिटी का फैक्टर आना चाहिए, और उसमें बाई 4 का फैक्टर जो है हाफ का फैक्टर बैकवर्ड फॉरवर्ड रेडिएशन को कंपनसेट करने के लिए, और बाकी हाफ एवरेज ओवर ऑल एंगल्स जब हम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का जो फैक्टर है उसकी एवरेज वैल्यू के कारण हाफ का फैक्टर आता है, तो ओवरऑल दिस। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। तो आगे से मैं कई बार चीज़ों को शायद मिक्स भी कर लूँ, कहीं पे मैं ई लैम्डा लिखूँ या यू लैम्डा लिखूँ, जब तक हम फाइनल एक्सप्रेशन पे नहीं पहुँचे तो बेसिकली हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। लास्ट में मुझे एग्जैक्ट होना पड़ेगा, लेकिन यू लैम्डा का एक्सप्रेशन हम एग्जैक्ट निकालेंगे और उसे c/4 से मल्टीप्लाई करके ई लैम्डा। ओके, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली, इनको आप एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं, इसमें से वैसे कुछ फैक्ट्स कुछ हद तक थर्मोडायनेमिक्स से भी इस्टेब्लिश किए जा चुके थे, बट आप इसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सोचिए। लोगों ने जब ब्लैक बॉडी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें किस तरह के फीचर्स मिले। फीचर्स मतलब उन्होंने ई लैम्डा या यू लैम्डा का मेजरमेंट किया। अभी के लिए आप दोनों को सेम समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों में एक कॉन्स्टेंट का अंतर है। दिस टेम्परेचर टी पे ब्लैक बॉडी को मेंटेन कर रखा था। इसी तरह की ऑब्जेक्ट को सोचिए, टेम्परेचर टी पे मेंटेन कर रखा था। इस होल से जो रेडिएशन आ रहा था इसको छोटी छोटी वेवलेंथ रेंज में हम एनालाइज कर रहे थे, छोटी छोटी विंडो में एनालाइज कर रहे थे। पहले 5000 से लेकर 5001 एंगस्ट्रॉम तक का जो रेडिएशन है हमने केवल उसे इंस्ट्रूमेंट पे पढ़ने दिया, फिल्टर्स की मदद से बाकी रेडिएशन को रोक दिया। केवल 5000 से लेकर 5001 एक छोटी विंडो, वो रेडिएशन कितनी एनर्जी लेके आ रहा था उसे मेजर कर दिया। फिर 5001 से 5002, फिर 5002 से 5003, फिर 3 से 4 एंड सो। तो ऐसे करके जो जितना रेडिएशन यहाँ से आ रहा था उसको अलग अलग वेवलेंथ रेंज में आपने उसके एनर्जी का मेजरमेंट एनालिसिस कर लिया। ओके, तो इस एनालिसिस के आधार पे लोगों ने जब ई लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ प्लॉट किया। अब मैं यहाँ से ई लैम्डा लिख रहा हूँ, लेकिन हमेशा आपको सोचना ही चाहिए एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा मेजर किया होगा। ओके, बट फॉर दिस पर्पज ई लैम्डा को लैम्डा के साथ जब लोगों ने प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का, पहले इन डॉट्स को देखिए, अभी बाकी ग्राफ भूल जाइए। टेम्परेचर T1 पे हमने ब्लैक बॉडी को मेंटेन कर रखा था, और उस टेम्परेचर पे हमने देखा अरे उससे ये वाली वेवलेंथ भी आ रही है, जितनी भी वेवलेंथ हो ये, और उसका एनर्जी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इतने के बराबर है। और उससे थोड़ा हायर वाली वेवलेंथ जो है, फिर जब उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया उसी टेम्परेचर पे तो उसकी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर थोड़ा ज़्यादा पाई गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग का पॉइंट ये। और तीसरी वेवलेंथ वाली की स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और ज़्यादा, और चौथी वाली की हायर वाली की और ज़्यादा, पाँचवीं। लेकिन ये लगातार हायर 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 नहीं होते रहे, एक वेवलेंथ के बाद फिर ये कर्व नीचे की ओर आने लगा। ये पॉइंट्स जो हैं इन्हीं को अगर मैं ज्वाइन करूँ यहीं पे तो इसी को हम कर्व कहेंगे। तो इस तरह से पहले पॉइंट्स ऑब्टेन किए होंगे। ये वाला वेवलेंथ या इस वेवलेंथ विंडो वाला जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ये वाली कितनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ये वाली कितनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक इस तरह का कर्व मिला। तो अब से हम सीधे इस कर्व की बात करेंगे, पॉइंट्स से मिला के कर्व हम बना चुके हैं। T1 टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, T1 टेम्परेचर पे ई लैम्डा का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये मैंने इसे माउंटेन लाइक कर्व लिखा हुआ है, एग्जाम पर्पज़ में मत लिखिएगा, बट ये एक पहाड़ जैसा कर्व है। ओके, पहाड़ का मतलब मेरा केवल ये है बहुत छोटी वेवलेंथ पे ई लैम्डा की वैल्यू कम होती है, फिर लैम्डा बढ़ने पे ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन फिर लगातार नहीं बढ़ती रहती है, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम पर जाके फिर क्या होने लगती है, डिक्रीज। तो इसीलिए मैंने माउंटेन लाइक शेप लिखा है। तो पहला फीचर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, किसी भी टेम्परेचर टी पे, ये चाहे आप T1 टेम्परेचर पे करें, चाहे उससे हायर टेम्परेचर T2 पे करें, चाहे हायर टेम्परेचर T3 पे करें, ये जनरल आपको माउंटेन लाइक कर्व मिलता है। माउंटेन लाइक कर्व मतलब ई लैम्डा का बिहेवियर ऐसा है, कम वेवलेंथ पे भी कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन लगातार बढ़ता नहीं रहता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। ओके, दिस तो माउंटेन लाइक कर्व। स्पेसिफिकली माना आप सन के रेस्पेक्ट में सोचें, सन मैंने आपको कहा कि एक ब्लैक बॉडी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन है। तो सन के लिए ये वाला जो पहाड़ है वो मैंने लगभग इस रेड कलर से दिखाया। मैंने इसकी हाइट और इस पर ध्यान नहीं दिया है ज़्यादा। बेसिक चीज़ ये है, ये नीचे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पूरी रेंज दिखाने की कोशिश की है। विजिबल पार्ट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, रेड से ज़्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा और ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स वगैरह, और इधर कम वाली वेवलेंथ हैं अल्ट्रा वायलेट और एक्स रे और गामा रे। ये वेवलेंथ बहुत शॉर्ट वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ, लार्जर 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 लार्जर। तो और उसके ऊपर मैंने रेड जो कर्व बना रखा है, ये ई लैम्डा का रफ ग्राफ बनाने की कोशिश की है सनलाइट के लिए। सनलाइट आप जानते हैं ऑलमोस्ट येलोइश कलर की दिखती है, येलो येलो, मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सन के रेडिएशन में आती है वो येलो वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सी वैसे एक फैक्ट और भी है, इसमें हमारी आँखों का भी एक रोल होता है। मतलब आँखों के रोल से मेरा मतलब यह है हमारी आँख किस कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, बट फिर भी रफली सन के लिए ग्राफ ट्रू है। सन के स्पेक्ट्रम में, जो मैं पीछे से कंप्लीट स्पेक्ट्रम कह रहा था, इन प्रिंसिपल सन के स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट लाइट भी है।
सन के स्पेक्ट्रम में गामा रेज भी हैं, वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, और रेड भी है, और इंफ्रारेड भी है, और रेडियो वेव्स भी हैं। बट अल्ट्रावायलेट या गामा तक आते आते ये कर्व इतना नीचे आ जाता है, ऑलमोस्ट जीरो को टच करने लगता है, तो ये वाला रेडिएशन नेग्लिजिबल अमाउंट में है। और सबसे ज़्यादा, मतलब जब मैं यहाँ पे कम या ज़्यादा कह रहा हूँ, कम या ज़्यादा से मेरा मतलब है ई लैम्डा की वैल्यू से, ओके, रेडिएशन कम या ज़्यादा का मेरा मतलब है ई लैम्डा, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कितनी है उस वेवलेंथ पे। तो येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और फिर येलो से चाहे हायर वेवलेंथ की तरफ जाओ, चाहे लोअर वेवलेंथ की तरफ, अब आप पहाड़ की चोटी से नीचे आ रहे हैं जैसे। तो ये तो एक फीचर तो ये है, पहला फीचर, जनरल शेप इस तरह की होती है। अच्छा, अगर हम उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज करें, रेजिंग टेम्परेचर करें, तो क्या होता है, ये इस चीज़ को यहाँ पे समझिए। T1 टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको ई लैम्डा का ये ग्राफ मिला, और अगर आपने टेम्परेचर रेज कर दिया, माना टेम्परेचर T2 कर दिया, जहाँ T2 T1 से ज़्यादा है, तो यू गेट अ बिगर माउंटेन। बिगर माउंटेन का मतलब आप समझ चुके होंगे, ये भी एक पहाड़ जैसी शेप थी, इस तरह का कर्व था ये। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको और वो देखेंगे। बिगर माउंटेन इस तरह से भी हो सकता था, देखिए बिगर माउंटेन एक एक कर्व ये होता, और दूसरा कर्व माना ऐसा होता, आप इसे बोलते हैं हाँ ये ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। लेकिन हमारे केस में ऐसे कर्व नहीं मिलते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। ऐसे कर्व मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला कर्व इस वाले कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, इस पार्ट में तो ये वाला कर्व, माना इसको मैं कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 कहूँ, इस पार्ट में तो कर्व नंबर 2 कर्व नंबर 1 से ऊपर है, ऊपर 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 ऊपर, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद कर्व नंबर 1 क्या चले जाता है, नीचे। ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जब लोग ने किए तो ये पाया, टेम्परेचर रेज करने पे ई लैम्डा का जो पूरा ग्राफ है, मैं सीधे ग्राफ के टर्म में बोलूँ, ई लैम्डा का जो पूरा ग्राफ है पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या मतलब है इस चीज़ का, पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट होने का मतलब, आप कोई भी वेवलेंथ ले लीजिए, कोई भी, ये वाली ये वाली ये वाली वाला, जो वेवलेंथ की बात करनी है, माना इस वेवलेंथ की मैं बात करूँ, तो पुराने टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा की वैल्यू इतनी थी, ये वाला पॉइंट था कर्व में। लेकिन अब उसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग नए टेम्परेचर T2 पे ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए हो रहा है, केवल ये इस वेवलेंथ में कुछ खास नहीं है। आप इस वेवलेंथ को भी लें, इसका पुराना ग्राफ नीचे है और नया ग्राफ उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग का ऊपर है। किसी भी पॉइंट के लिए देख लें तो इंटरसेक्शन से ही मतलब, अगर कर्व का इंटरसेक्शन होता, माना इस तरह की सिचुएशन होती, तो फिर इस वाली वेवलेंथ के लिए पहला वाला कर्व ऊपर होता जबकि दूसरा वाला नीचे रहता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बिगर माउंटेन को आपको इस तरह भी समझना है, बिगर माउंटेन है लेकिन वो माउंटेन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इससे नीचे नहीं है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें, हर वेवलेंथ पे जो ई लैम्डा की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, हर एक वेवलेंथ के लिए। इसके लिए भी यहाँ से वैल्यू इतनी बढ़ गई, यहाँ से वैल्यू इतनी बढ़ गई, एंड सो ऑन। हर वेवलेंथ पे टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ई लैम्डा इंक्रीजेज विद टी फॉर ऑल लैम्डा, जो मैंने इस तरह से कहा उसका ये मतलब है, ये सब का ये मतलब है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे। लोगों ने एक बार T1 टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर T2 टेम्परेचर पे, और फिर माना और ज़्यादा टेम्परेचर रेज किया, T3 जो कि T2 से भी ज़्यादा है, तो और हायर माउंटेन दिस। ओके, तो सेकेंड फीचर ये है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फीचर इसके साथ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक लॉ यहाँ पे आता है जिसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। ओके, ये लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, इनमें से एक ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया और दूसरे ने वैसे थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे इसे इस्टेब्लिश भी किया था, और इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो लेकिन मैं केवल एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट से बात करता हूँ। अगर आप ब्लैक बॉडी से आने वाली टोटल एनर्जी की कंप्यूटेशन करें तो देखिए, इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये है, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी आ रही है ब्लैक बॉडी से, और इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी आ रही है, और इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी आ रही है, अलग अलग वेवलेंथ पे जो एनर्जी आ रही है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, अब मैं रेड और ग्रीन और ब्लू की या और अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड सारे कंपोनेंट्स जो एनर्जी लेके आ रहे हैं, अगर मैं सारी एनर्जी को ऐड कर दूं तो उसे हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट से आने वाली टोटल थर्मल एनर्जी, आप उसे कह सकते हैं टोटल पावर इमिटेड। पावर मतलब यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं और यूनिट एरिया से आने वाली एनर्जी। तो अगर आप इंडिविजुअल वेवलेंथ्स पे फोकस ना करें, आप सीधे ये देख रहे हैं उस ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पावर लिख सकते हैं, तो पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जब इसके मेजरमेंट किए तो ये पाया गया, ये जो फैक्टर है टोटल पावर इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड होना चाहिए, जब भी मैं यहाँ पे टेम्परेचर कहता हूँ तो टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, केल्विन में टेम्परेचर कितना है, दिस। सो तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया द टोटल पावर इमिटेड, टोटल इंपॉर्टेंट है,
अब की बार हम स्पेक्ट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक कंपोनेंट लैम्डा इक्वल टू 6000 वाला कितनी एनर्जी ला रहा है और 6001 वाला कितनी ला रहा है और 7000 वाला कितनी ला रहा है, नहीं, सारी वेवलेंथ जितनी उससे इमिट हो रही हैं वो टोटल कितनी एनर्जी लेकर आ रही हैं यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से, तो टोटल पावर इमिटेड। तो ये पाया गया ये पावर जो है ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। इसको आप इंटेंसिटी वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट, ठीक है, इंटेंसिटी करता हूँ, लेकिन सिंबल में आई यूज़ करूँगा। और मैथमेटिकली इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी आ रही है, इस वेवलेंथ पे इतनी, तो अगर मैं सारी वेवलेंथ्स के ऊपर एनर्जी कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दूं तो वही तो मुझे ये फैक्टर दे देगा। और मैथमेटिकली आप जानते हैं सारी वैल्यूज़ को ऐड करना, कंटिन्यूस वैल्यूज़ को ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना। ई लैम्डा के ग्राफ को अगर मैं डी लैम्डा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो वो मुझे देगा टोटल एरिया अंडर द कर्व, और वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस फैक्टर को। तो टोटल पावर इमिटेड बेसिकली इस ग्राफ में माना T1 टेम्परेचर पे एक एक वेवलेंथ पे क्या इमिशन हो रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही, लेकिन अगर इसमें पूरे एरिया को मेज़र कर लूँ या मैथमेटिकली इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो वेवलेंथ से लेकर इन्फिनिटी वेवलेंथ तक, तो मुझे पता चल जाएगा कुल मिला के उस ऑब्जेक्ट से, उस ब्लैक बॉडी से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे कितना एनर्जी का इमिशन हो रहा है। ओके तो एक्सपेरिमेंटली लोगों ने फाइंड किया कि ये जो फैक्टर है टोटल पावर इमिटेड का, ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, माना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 था और अगर आप उसके टेम्परेचर को दुगना कर दें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को दुगना कर दें, तो ये कर्व ऊपर तो शिफ्ट होगा ही होगा, लेकिन वो कर्व ऊपर नया कर्व इस साइज़ का होगा। साइज़ मतलब एरिया विद द एक्स एक्सिस, एरिया विद द लैम्डा एक्सिस, कि नए वाले कर्व का एरिया ऑक्यूपाइड 16 टाइम्स होगा। अगर टेम्परेचर दुगना किया, टेम्परेचर में 2 का फर्क पड़ा, तो टोटल एरिया या पावर इमिटेड में 2 पावर 4 का फर्क पड़ेगा, 2 पावर 4 इज 16। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ऑब्जर्व किया, ब्लैक बॉडी 300 केल्विन पे थी, उससे टोटल कुछ एनर्जी आ रही थी, टोटल कुछ पावर आपको मिल रही थी, आपने उसका टेम्परेचर 600 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर दुगना किया 300 से 600 केल्विन, तो पावर में 16 का फैक्टर पड़ा। टेम्परेचर तिगुना कर दिया तो पावर में आपका 81 का फर्क पड़ गया, 3 पावर 4 का 81 गुना एनर्जी हो गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली लोगों ने फाइंड किया कि द टोटल पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले एक्सपेरिमेंटली इसे फाइंड किया, बाद में थर्मोडाइनमिक्स से इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि थर्मोडाइनमिक्स से भी हम ये शो कर सकते हैं। और जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन होता है तो आप एक वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी होती है, आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लाते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ हम कांस्टेंट लाएंगे उसको हम सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कई बार स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, बट लेट मी से द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू रफली इतनी होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ओके, ये तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है ब्लैक बॉडी से रिलेटेड। पहला, किसी भी टेम्परेचर पे माउंटेन लाइक फीचर। दूसरा, टेम्परेचर रेज करने पे माउंटेन ओवरऑल ऊपर चले जाता है, उसको फिजिक्स के टर्म में आप लिखेंगे, ठीक है, माउंटेन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट समझने के लिए माउंटेन लाइक कर्व, टेम्परेचर रेज करने पे माउंटेन और ऊपर जा रहा है, और माउंटेन का जो एरिया है, ये इस कर्व के अंडर का जो एरिया है, ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टोटल एरिया मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन मतलब टोटल इंटेंसिटी या टोटल पावर इमिटेड। ओके, दिस अच्छा। और एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये भी देखेंगे इस फिगर में भी। अगर आप देखें, मैंने इस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश की है, और ये वाला T1 टेम्परेचर पे ई लैम्डा का ग्राफ ही है। अगर इस ग्राफ का आपको मैक्सिमम पूछा जाए, मैक्सिमम मतलब पहाड़ की चोटी, तो वो यहाँ पे है, इस वेवलेंथ पे। जबकि अगर मैं टेम्परेचर T2 पे बात करूँ तो ये पहाड़ तो ऊपर चले गया, लेकिन इसका पीक जो है वो लगभग यहाँ पे दिखाया मैंने, रफली ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा किया तो ई लैम्डा का ग्राफ और भी ऊपर चले गया, माउंटेन और ऊपर हो गया, पर जो पीक है, आप इस पैटर्न को देख रहे हैं। अब मैं केवल मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम का मतलब इसको आप, इन सबको आप लैम्डा मैक्सिमम कह सकते हैं। ये लैम्डा मैक्सिमम T1 वाले केस के लिए, ये लैम्डा मैक्सिमम T2 वाले केस के लिए, ये लैम्डा मैक्सिमम T3 वाले केस के लिए। तीनों के लिए कोई ऐसा सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लैम्डा मैक्स 1, लैम्डा मैक्स 2। मैक्स का मतलब ये है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम ऑफ ई लैम्डा किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, उसको हम लैम्डा मैक्स कह रहे हैं। तो T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, T3। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इधर को शिफ्ट हो रहा है। इधर को मतलब हमारे ग्राफ के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ इधर को बढ़ रही थी तो इधर को कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। और लैम्डा के बजाय अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहते तो
तो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो क्या होता, बढ़ रहा होता। फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लैम्डा इधर को बढ़ रहा है हमारे ग्राफ में तो फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर आप इसी शिफ्ट की बात करें तो कई बार लोग इसे सिंपली ऐसे बोल देते हैं कि द पीक शिफ्ट टू द लेफ्ट या राइट, लेकिन आपको क्लियरली बोलना चाहिए लेफ्ट या राइट का मतलब क्या है। वेवलेंथ के टर्म में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पीक है वो लोअर एंड लोअर एंड लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आप कहें तो हायर एंड हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट होती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनफैक्ट यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक लॉ है। अगर लैम्डा मैक्स है पोजीशन ऑफ पीक फॉर गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर टी पे जो करस्पॉन्डिंग लैम्डा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई लैम्डा की वैल्यू है उसको अगर हम लैम्डा मैक्सिमम लिखें तो लैम्डा मैक्सिमम और टी का प्रोडक्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है, सिंबल नॉर्मली इसके लिए बी हम यूज़ करते हैं, और इसे कहा जाता है वीएन्स कांस्टेंट। ओके, वीएन्स कांस्टेंट, वीएन एक साइंटिस्ट है, उनका नाम अभी यहाँ और डिस्कशन में भी आएगा। तो वीएन्स कांस्टेंट और उसकी लगभग वैल्यू ये होती है। क्या मतलब है इस चीज़ का, माना इस एग्जाम्पल में देखें T1 टेम्परेचर पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस समय मैक्सिमम यहाँ पे मिला, लैम्डा मैक्स 1 पे मिला, तो लैम्डा मैक्स 1 इंटू T1 आप निकाल लें, और बाद में उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने T2 किया। अब की बार ग्राफ ऊपर गया वगैरह सब कुछ, लेकिन पीक वेवलेंथ जो है वो थोड़ा कम हो गई है, तो लैम्डा 2 मैक्स और T2 का मल्टीप्लिकेशन आप करें ये भी बराबर होगा। तीसरा टेम्परेचर पे भी अगर मैं इस चीज़ को करता, टेम्परेचर T3, टेम्परेचर हायर हो गया लेकिन लैम्डा मैक्स 3 की वैल्यू अब कम है, ये पीछे की तरफ T बढ़ रहा है तो जो मैक्सिमम है वो कम तो हो रहा है, लेकिन कम भी वो डेफिनेटली इस पैटर्न से हो रहा है ताकि लैम्डा मैक्सिमम इंटू T का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दिस, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। हमारा सन जो है रफली एक ब्लैक बॉडी है और 6000 केल्विन लगभग उसका सरफेस टेम्परेचर है, और सन का जो एक ग्राफ है, अगर आप इसे सन सोचें, माना ये बीच वाला ग्राफ जो है ये सन का टेम्परेचर है 6000 केल्विन, तो 6000 केल्विन पे जो ग्राफ का मैक्सिमम है ये लगभग येलो लाइट, और येलो लाइट की वेवलेंथ लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। सोडियम D1 D2 लाइन्स अगर आप जानते हैं तो वो 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम होते हैं, बट रफली 6000, टेम्परेचर 6000 केल्विन और मैक्सिमम 6000 एंगस्ट्रॉम। ये सन के लिए कहानी है, लगभग एक ब्लैक बॉडी जैसा है। अब आप जानते हैं सन जैसे ही हमारे ब्रह्मांड में और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टार्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल सन्स हैं, तो उनमें से कुछ स्टार्स जो हैं उनका टेम्परेचर माना सन से ज़्यादा है, तो सन अगर ब्लैक बॉडी है तो वो दूसरे स्टार को भी आप ब्लैक बॉडी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माना ज़्यादा है, एक दूसरा सन है, ठीक है, दूसरा सन जैसा कोई स्टार है लेकिन सन से ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, तो उसके ब्लैक बॉडी का कर्व ऐसा बनेगा, उसके इमिशन का कर्व ऐसा बनेगा, सन का ये और उसका ये वाला। ऐसा बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, उसका जो पीक है वो इस तरफ को है, इस तरफ का मतलब येलो से कम वेवलेंथ, येलो से कम वेवलेंथ माना मैंने ऐसे ही सीधे ब्लू ले लेता हूं, वो वाला स्टार पॉसिबली आपको ब्लू नजर आ सकता है। मैं पॉसिबली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फाइनली डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर सन से कितना ज़्यादा था, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर 6000 केल्विन के सन का कलर आपको येलो नज़र आता है तो उससे हॉटर जो स्टार्स हैं 7000 केल्विन या 8000 केल्विन सरफेस टेम्परेचर वाले वो येलो नज़र नहीं आएंगे, वो प्रॉब्ली ब्लूइश या इस तरह के नज़र आएंगे, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा जो ई लैम्डा की वैल्यू है वो ब्लू के करस्पॉन्डिंग है। और हायर टेम्परेचर अगर किसी स्टार का हो तो हो सकता है उसमें सबसे ज़्यादा ई लैम्डा की वैल्यू अल्ट्रावायलेट के करस्पॉन्डिंग की है। ये मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, इसके ऊपर दूसरे कलर से सन से हॉटर वाला जो वो है, सन के लिए तो पीक यहाँ पे बनी और उस वाले के लिए पीक माना यहाँ पे बन रही है, और इससे भी ज़्यादा कोई हॉटर स्टार है, वेरी 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 हॉट स्टार, तो उसके लिए पीक हो सकता है यहाँ पे, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेंज में। सॉरी मुझे इसे और इधर बनाना चाहिए था, ये अल्ट्रावायलेट में समवेयर ओवर हियर। ग्राफ ये ढंग से नहीं बना बट होपफुली यू अंडरस्टैंड द आइडिया। तो मैक्सिमम ई लैम्डा कर्व का जहाँ पे है और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के बीच एक डेफिनेट रिलेशनशिप है कि लैम्डा एम इंटू टी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उस समय ई लैम्डा का मैक्सिमम जिस पॉइंट पे बन रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो टी बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस लॉ को कहा जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और यहीं पे समझ लें, जो सन का एग्जाम्पल है, सन से येलो लाइट आपको मैक्सिमम मिलती है। अगर कोई दूसरा स्टार है जो पॉसिबली ब्लू कलर का दिखता है, उसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब उसमें ब्लू का इमिशन मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है, जो ये वाली बात थी बिगर माउंटेन, उसमें येलो का इमिशन जो है वो सन से ज़्यादा है, येलो भी उसमें सन से ज़्यादा इमिट हो रही है, ब्लू भी सन से ज़्यादा इमिट हो रही है। लेकिन अब
पहले सन में येलो का कंपोनेंट ब्लू के मुकाबले ज़्यादा था, इसमें येलो भी बढ़ा, ब्लू भी बढ़ा, पर ब्लू और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब उसमें ब्लू मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। ओके, तो इसको इस तरह से सोचना है, माना आप केवल दो कलर सोचें, सन में भी येलो भी है, ब्लू भी है, उस दूसरे स्टार में भी येलो की मात्रा भी बढ़ गई, उससे येलो का इमिशन भी बढ़ा है, और ब्लू का भी बढ़ा है, और रेड का भी बढ़ा है, और रेडियो सारी वेव्स का इमिशन बढ़ा है, लेकिन उसमें ब्लू का इमिशन और भी ज़्यादा बढ़ा है, और भी ज़्यादा मतलब येलो का जितना बढ़ा उसके मुकाबले ब्लू का भी ज़्यादा बढ़ा, ताकि अब पीक जो है, जो पीक पहले येलो पे थी अब कहाँ शिफ्ट हो गई, ब्लू पे, एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं, और इसके अलावा एक आध फीचर्स अभी हमारे और आ सकते हैं, बट बेसिक फीचर्स जो हैं, जो लैब में 1900 के आसपास, उससे थोड़ा पहले जब एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट लैब में कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने उसे ब्लैक बॉडी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ई लैम्डा है, मैं अब सीधे ई लैम्डा कहूँगा, ई लैम्डा जो है वो इस तरह से बिहेव करता है फॉर अ ब्लैक बॉडी। ओके, सो फर्दर डिस्कशन कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।